नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था, मैं यूनिट 9 के आपको टॉप 500 MCQ सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आने वाले समय में कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है उसको एनालिसिस के बेसिस पे आपको और भी प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आज उसका हमारा पहला लेक्चर है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने MP GK की टारगेट सीरीज को पूरा कंप्लीट कराया और उसके 50 लेक्चर्स आपको दे रखे हैं। कभी आपने अभी तक वहाँ नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अब समय आ चुका है प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस आपको किसकी करनी है? MCQ की करनी है। तो मेरा यही मानना है, डेली MP के कम से कम 2 लेक्चर देखिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन बचे हुए हैं। तो 25 से 30 दिन में आपकी क्या हो जाएगी, वहाँ सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। जैसे अभी से आप 20, 10, 35 एक दिन बचे हुए हैं तो आपकी सीरीज़ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। साथ साथ यूनिट 9 के अब मैं डेली आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपके लिए 50 MCQ में लेके आऊँगा। मैं इसको एकदम भी रिकॉर्ड कर सकता था, परंतु मेरे को पता है आपका उसमें नुकसान हो सकता है, साथ साथ बहुत सारी डिटेल्स छूट सकती है 500 प्रश्नों को एक साथ लाने में, इसलिए मैंने इसे 50 प्रश्नों के फॉर्मेट में तोड़ा है। तो डेली आपको 50 प्रश्न 10 दिनों तक मिलने वाले हैं, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन 40 से 50 मिनट का होगा। तो इसे बिना स्किप करे आपको डेली देखना है, क्योंकि उसमें मैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ वह आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका पहला प्रश्न है, संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी दो तरफा प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। यानी यहाँ पर वह पूछ रहा है कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। अब देखिए बेटा, दो व्यक्ति में कम्युनिकेशन या संचार आपको स्थापित करना है। कभी आपको कम्युनिकेशन या संचार प्रोसेस स्थापित करना है तो आपके पास एक से अधिक लोग होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक मैं हूँ तो मुझे क्या बोलेंगे, सेंडर बोलेंगे, जो आपको मैसेज पहुँचाएगा। और जैसे आप बैठे हो यानी स्टूडेंट बैठे हो तो स्टूडेंट क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं। ठीक है, कि कौन सेंड कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है। तो अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने में सबसे पहले सेंडर के पास क्या होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि भैया मुझे स्टूडेंट को मान लो कि यूनिट 9 का ICT पढ़ाना है। तो मेरे पास एक आइडिया तो हो कि मेरे को ICT में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, तो सबसे पहले आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो मेरा आइडिया है वो मेरे दिमाग में, अब उसे मैं क्या कर लूँगा, इनकोड कर लूँगा कि भाई मेरे को यूट्यूब के ऊपर डालना है, तो मैं पहले उसे किस फॉर्म में पहुँचा रहा हूँ, आपको ऑडियो के फॉर्म में, लिखित फॉर्म में कैसे पहुँचा रहा हूँ, तो मैं उसको क्या कर लूँगा, इनकोड कर लूँगा। ठीक है, जैसे ही वह इनकोड हो जाएगा तो मैं उसे क्या कर दूंगा, ट्रांसमिट कर दूंगा। किसे क्या करूंगा, ट्रांसमिट, यानी जैसे यूट्यूब के ऊपर मैंने अपना वीडियो डाल दिया, अब आप बच्चों तक पहुंचा। अब आप में से कोई हिंदी माध्यम का, कोई इंग्लिश माध्यम का है, किसी किसी को दोनों लैंग्वेज समझ में आती, तो आप अपने हिसाब से उसे क्या कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे। सबसे पहले आपको रिसीव हो जाएगा मैसेज, मैं इधर से सेंड करूंगा, तो आप उसे उसके बाद क्या करेंगे, डिकोड कर लेंगे। और डिकोड के बाद कभी आपको वह वीडियो या वह ऑडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे को क्या देंगे, फीडबैक देंगे। यानी सबसे आखिरी में, आप सभी को पता है, जैसे अपन कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो फिर बाद में उसका क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं कि आपका प्रोडक्ट ऐसा निकला था, कुछ ऐसा निकला था, उसे क्या बोलते हैं, फीडबैक। तो याद रखना, सबसे पहले नंबर पे आइडिया आएगा और सबसे आखिरी नंबर पर फीडबैक आएगा। तो देखो, आइडिया यानी पहले नंबर पे, आखिरी मैंने फीडबैक बताया तो फीडबैक यहाँ पर लिखा हुआ है यानी छठे नंबर पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी वाला। तो पहले पे सेंडर हैज एन आइडिया, वेरी गुड। फिर दूसरे पे क्या होगा, सेंडर जो मैं होऊंगा उसे इनकोड कर लूँगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद मैंने ट्रांसमिट कर दिया। फिर रिसीवर को ट्रांसमिट करने के बाद रिसीवर ने उस मैसेज को प्राप्त कर लिया। उसके बाद रिसीवर ने अपनी भाषा में उसे डिकोड कर लिया और उसके बाद उसने मेरे को फीडबैक दे दिया। तो ये भैया इसका क्रम है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, याद रखना, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इनकोड डिकोड से ही 2-3 बार MPPSC ने प्रश्न पूछा है, तो इस प्रोसेस को जरूर याद रखना। यहाँ अभी हाल ही में सेट का एग्जाम हुआ था MPPSC द्वारा आयोजित, उसमें पूछा गया था। अब देखो, अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा फास्टेस्ट है। तो देखो भैया, ट्रांसमिशन मीडिया मैंने आपको 2 प्रकार के बताए थे, एक बताया था वायर्ड और एक बताया था वायरलेस।
वायर्ड में मैंने आपको बताया था जैसे कि भैया कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो वायर्ड कनेक्शन होता है। वायरलेस, जैसे आपने हॉट स्पॉट आपके दोस्तों से मान लिया, तो वहाँ कैसा है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। आपके मोबाइल में कुछ भी वायर्ड कनेक्ट नहीं करना पड़ा उसे चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। फिर हॉट स्पॉट के बाद आप सभी को वाईफाई पता है, तो वाईफाई भी कैसा है, वायरलेस है। आप अपने मोबाइल में बिना वायर के क्या कर सकते हो, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, तो ये सभी क्या वायरलेस है। अब यहाँ पर उनने वायर ट्रांसमिशन की बात करी, तो देखो ट्विस्टेड पेयर भी इस्तेमाल होता है, कोएक्सियल केबल भी वायर्ड प्रकार का है, ऑप्टिकल भी वायर्ड प्रकार का है, सेलुलर टेलीफोन भी क्या है, वायर्ड प्रकार का है। तो यहाँ पर पूछा सबसे तेज, तो सबसे तेज है फाइबर ऑप्टिक्स, आपको याद रखना है। फाइबर ऑप्टिक्स में जो ट्रांसमिशन होता है वह लाइट की स्पीड के साथ होता है, और जब दूरी तक हमें मीडिया का ट्रांसमिशन करना होता है तो मेनली फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे कहते हैं, नरेंद्र सिंह कपानी को इसका क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। तो आपको याद रखना ये सभी पॉइंट कि फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे माना जाता है, भारत अमेरिकी एक व्यक्ति हैं। और एमपीपीएससी ने नरेंद्र सिंह कपानी का भी एक बार प्रश्न पूछा था, तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर रकम लिखा हुआ है, तो रा का म, रा से होता है राष्ट्रीय, और का से होता है किसान, और माँ से होता है मंडी। तो यह किसानों के लिए शुरू किया गया एक पोर्टल था, जिसके माध्यम से किसान क्या कर सकता था, अपनी जो भी उपज है उसे ऑनलाइन माध्यम से विक्रेता को बेच सकता था। तो ये किसके कल्याण से संबंधित था, किसान के कल्याणों से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा भी देखो, किसान सारथी नामक एक ऐप लॉन्च की गई है, किसान सारथी, ये एक लॉन्च की गई है। जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आती है ना, उसका पैसा भी इस पर दिखता है हमें। फिर उसके बाद ई नाम मंडी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम की भी इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था। फिर देखो, मध्य प्रदेश सरकार का एग्री स्टेक नामक एक पोर्टल है। यहाँ पर क्या होता है, जो किसानों की भूमि होती है उसकी रजिस्ट्री और मैप हमें मिलता है। फिर एक ई रूपी है मध्य प्रदेश सरकार का, ई रूपी के माध्यम से क्या होता है, किसानों को जो सब्सिडी प्रदान की जाती है वह ई रूपी पोर्टल के ऊपर हमें देखने को मिलती है। फिर एमपी किसान ऐप है, जिस पे किसान अपनी उपज को बेच सकता है, साथ साथ उसके फसल से संबंधित फीडबैक भी प्राप्त कर सकता है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स थे, इनको भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं। देखो, कंप्यूटर का भी एक यूनिक पता होता है, उस यूनिक पते को मेनली क्या बोला जाता है, आईपी एड्रेस बोला जाता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जैसे आप सभी का घर है तो घर का एक स्पेसिफिक पता है, ऐसे ही हर कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक पता होता है। जैसे हमें जीमेल आपको मेरे को पहुंचाना है तो मेरा एक स्पेसिफिक जीमेल एड्रेस है, तो उसी प्रकार का भी मेरे कंप्यूटर पे आपको कुछ डाटा या इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो मेरा एक आईपी एड्रेस है। आप उसके तहत ही मेरे कंप्यूटर पे क्या पहुंचा पाओगे, कुछ भी मीडिया डाटा कुछ भी आप ट्रांसमिट कर सकते हो। तो भैया, कंप्यूटर का क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने का समाधान प्रदान करता है। यानी वह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो टेक्नोलॉजी से संबंधित समाधान प्रदान करता है। तो देखो, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो समाधान प्रदान करता है उसका नाम है एनआईसी। क्या है भैया, एनआईसी। और एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। पूर्ण रूप भी याद रखना है, एमपीपीएससी पूछता है, और मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ना उसे भैया अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। जैसे आप सभी को पता है कि 1917 भारत में ई गवर्नेंस के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू हुए। उसके बाद 1976 में एनआईसी खोला गया, यानी जितना भी डाटा था वह इस सेंटर पर रखा हुआ था। फिर 1987 में निकनेट बनता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, आप सभी को पता है। 1995 में भारत में इंटरनेट आ जाता है, उसके बाद ई गवर्नेंस पर लगातार कार्य किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि टेक्नोलॉजी कौन प्रदान करता है, तो एनआईसी द्वारा प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, यूआरएल का अर्थ क्या है। तो देखो, यूआरएल क्या होता है कि आपके जो वेब पेजेस है
उसका क्या होता है, एक यूनिक पता होता है वेब पेजेस का, उसे हम क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। यानी किसी वेब पेज पे आपको पहुंचना है तो आप यूआरएल के माध्यम से पहुंचोगे, जैसे www.psc/dc सर। ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा क्या है, एक यूआरएल है। आपको अभी हमारे पेज पे पहुंचना है तो psc/dc सर आप डालोगे तो आप हमारे पेज पे पहुंच जाओगे। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी हर एक पेज का एक स्पेसिफिक पता, उसे क्या बोलोगे आप, यूआरएल बोलोगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में अर्धचालक का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर, कौन से सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए किया जाता है। तो देखो आपने एक ही सुन रखा था, सिलिकॉन। आप आते तो सीधे आंसर लगा के जाते, परंतु गैलीलियम का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, GaAsP, इसका इस्तेमाल मेनली सोलार पैनल में, जो सोलार पैनल में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगते हैं उसको बनाने में किया जाता है। GaAsP का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड। ये क्या है, इसका पूर्ण रूप है, तो इसे याद रख लीजिएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न पे आते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो सर कृत्रिम रूप से बनी हुई बुद्धि, यानी जैसे हमने एक मशीन में ऐसी प्रोग्रामिंग फिट कर दी कि हम उससे बोल रहे हैं कि भाई आपको एक नट कसना है और वो नट आपको 90 डिग्री के एंगल पे घुमाना है, या भैया लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करना है, राइट हैंड साइड रोटेट करना है, तो क्या होगी, मशीन अपने हिसाब से वो काम करने लगेगी। तो हमने क्या करा, उसमें कृत्रिम रूप से बुद्धि उसमें विकसित कर दी, उसे ही क्या बोला गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता में यहाँ पर पूछा जाता है किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया था, डाटा साइंस में। बिल्कुल सही। कैसे, जैसे आप सभी को पता है, जैसे आप कोई कार सर्च करते हो, जैसे ही कार आप गूगल पर सर्च करोगे तो उसका डाटा इस्तेमाल इंस्टाग्राम पे भी हो जाता है, फेसबुक पर भी हो जाता है, तो आपको वहाँ पर भी बेसिक कुछ प्रोडक्ट्स दिखने लगते हैं। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, मशीन को मनुष्य भाषा समझाने के लिए NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर विजन, हाँ सर, कंप्यूटर को और फास्टेड बनाना है, हमें क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है, तो इन सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। तो इन तीन ही क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, AI सहायक रूफुस को भारत में किसने शुरू किया है। तो देखो AI सहायक यानी AI असिस्टेंट रूफुस को भारत में किसने शुरुआत की है, तो उसने की है अमेजॉन कंपनी ने। अमेजॉन कंपनी का एक और आपको AI असिस्टेंट पता होगा, एलेक्सा। अब देखो कुछ AI असिस्टेंट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे गूगल डीप माइंड, ये किसका है, डीप माइंड, ये भैया गूगल का। ठीक है, फिर देखो सिरी किसकी है, तो एप्पल की है। फिर आता है कोर्टाना है माइक्रोसॉफ्ट का। ये MPPSC ने एक बार पूछा था कि कोर्टाना किसका AI असिस्टेंट है, तो याद रखना। फिर एक आता है बिक्सवी, तो बिक्सवी किसका है, सैमसंग का है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। ये 5-6 असिस्टेंट अधिकतर समय चर्चाओं में रहते हैं, तो जरूर याद रखना कि अमेजोन का रूफुस और एलेक्सा, गूगल डीप माइंड गूगल का, सिरी एप्पल का, कोर्टाना MPPSC 2023 में पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट का है, बिक्सबी किसका है, सैमसंग का, पूछा जा सकता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, मध्य प्रदेश का E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किए गए उनकी बात की गई है। तो ग्राम संपर्क, हाँ सर, गाँवों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने के लिए ग्राम संपर्क E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। ज्ञानदूत, हाँ 2000 में कहाँ से, धार जिले से प्रारंभ किया गया था। जैसे गांव में CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, यहाँ पर क्या हो, इंटरनेट की सुविधा लोगों को प्रदान की जाए, उसके लिए ज्ञानदूत भी चलाया है। हेड स्टार्ट, हाँ सर 2003 या 2004 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे एक स्कूल योजना के रूप में शुरू की थी कि जिसमें स्कूल में लोगों को कंप्यूटर सिखाया जाए, तो ये भी E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट का एक भाग है। तो यहाँ पर लोकमित्र क्या है, मध्य प्रदेश सरकार का नहीं है, ये किसका है, हिमाचल प्रदेश सरकार का है। ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा, कहीं पर मैंने शायद लोकमित्र पढ़ा दिया था, तो अब बिल्कुल करेक्ट करते चलिएगा कि लोकमित्र किसका है, हिमाचल प्रदेश का। मध्य प्रदेश सरकार के कुछ अन्य E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूं, तो ई-दक्ष है। ई-दक्ष का मेनली क्या है कि जो हमारे अधिकारी हैं उन सभी को ट्रेनिंग प्रदान करना कि आप पब्लिक को कैसे योजना परियोजना का लाभ दे सकें। फिर देखो ई-उपार्जन है एक, तो जो ई-उपार्जन है वह किसानों की जो
किसानी होती है या उनके उपज होती है उसे बेचने के लिए ई उपार्जन पोर्टल लॉन्च किया गया। जैसे आप सभी को पता है कि पहले गेहूं का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो वो रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है गेहूं बेचने के लिए, तो ई उपार्जन पोर्टल पर किया जाता है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट है लोकपथ, ये भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का, ठीक है, लोक निर्माण मंत्रालय का। इसमें क्या होता है, जैसे कहीं पर भी रोड पर आपको गड्ढा मिलता है तो आप उसका फोटो खींचकर लोकपथ एप्लीकेशन पर डाल दो, उसको तुरंत आपका समाधान किया जाएगा। तो ये अभी केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था, तो याद रखना लोकपथ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं, तो दोस्तों यह हमारी टोटल 35 टेस्ट हैं, जिसमें 20 एफएलटी और 15 टॉपिक वाइज हैं, मात्र 99 रुपये में। देखो दोस्तों, अब अभी तक जितना आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब समय आ चुका है प्रैक्टिस का। अब जैसे कि आप पहले 10 घंटे पढ़ते थे तो 10 घंटे तक आप किताब खोल के बैठे रहते थे, अब समय आ गया है कि 5 घंटे आप पढ़ो और 5 घंटे प्रैक्टिस करो। अब क्योंकि आप सभी को पता है ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 5 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे डेली, कम से कम 2-2 यूनिट के 200 भी ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो आसानी से आप 6-7 हज़ार ऑब्जेक्टिव लगा चुके होगे पेपर से आने से पहले। अब यहाँ पर आपने इस टेस्ट सीरीज को ख़रीद लिया, इसमें हम आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, तो आप भी तक हमारे कितने 20 टेस्ट टोटल हो चुके हैं। तो 20 टेस्ट की आप पीडीएफ निकाल लो भैया, और पीडीएफ निकाल के अपने बेंच पे रख लो। जो भी टॉपिक पढ़ रहा हो उससे संबंधित आप जल्दी से प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू लगाते चलो, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं तो उसे भी ऐड करते चलो। तो 3500 में कभी आपने 2-2 फैक्ट भी जोड़ लिए तो कम से कम 10,000 फैक्ट आपके पास एक्स्ट्रा होंगे, जो आपके केवल आपके दिमाग में चलेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज को परचेज़ करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आपको पीडीएफ मिल रही है। आप बाज़ार में इसे खरीदने जाओगे तो वहाँ पर भी आपसे 90-100 रुपये ले लेगा, उससे अच्छा लीगल काम करो कि भैया 99 रुपये में ख़रीद के हम प्रैक्टिस करते जाएंगे डेली। ये उसका शेड्यूल रहा। देखो अब आपका टेस्ट जैसे आज था एफएलटी हुई थी, अब परसों के दिन आपकी स्वास्थ्य एवं शरीर यानी यूनिट 7 के टेस्ट है, तो यूनिट 7 का रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा। तो भैया लगातार पढ़ते चलो, ठीक है, मेरा यही मानना है, पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, पढ़ते चलो भैया लगातार, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2024 में भारत के ग्रामीण क्षेत्र के हिस्से से सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता लगभग कितने हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि रूरल पार्ट में कितने इंटरनेट एक्टिव यूज़र्स हैं। तो देखो लगभग भारत में 900 मिलियन लोग वर्तमान में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 442 मिलियन लोग कहाँ के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 442 मिलियन ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी वर्तमान में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत में। ये तादाद बहुत बड़ी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2024 माइक्रोसॉफ्ट आउटेज किस अपडेट के कारण हुआ था। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट आउटेज यानी सीधी सी कहानी कि माइक्रोसॉफ्ट की कुछ सर्विसेज होंगी जिसका फ़ायदा व्यक्ति नहीं उठा पा रहा होगा, तो ये मेनली क्राउड स्ट्राइक के कारण हुआ था। अब क्राउड स्ट्राइक के कारण क्या हुआ था कि जैसे व्यक्ति ने कोई सा टिकट खरीद लिया, तो टिकट खरीदने के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा था, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा था कि भैया हाँ ये वही व्यक्ति है। किसी को टिकट खरीदना है तो वह ऑथेंटिकेशन उसका नहीं हो पा रहा था। तो ये मेनली किसके कारण हुआ था, क्राउड स्ट्राइक के कारण हुआ था। अब अगले प्रश्न पे चलते। पीएसयू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ई कॉमर्स पोर्टल है, यानी पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर्स यूनिट यानी सार्वजनिक उद्यम। तो जो सार्वजनिक उद्यम क्या होते हैं, जिसमें 51% की साझेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। जैसे आपने BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नाम सुन रखा होगा, फिर देखो राष्ट्रीय उर्वरक कंपनी का नाम सुन रखा होगा, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का नाम सुन रखा होगा। तो ये सभी क्या है, PSUs हैं। तो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए भारत सरकार ने एक ई कॉमर्स पोर्टल बनाया, उसका नाम था केसोपी। याद रखना क्या था, केसोपी उस पोर्टल का नाम था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी पोर्टल 2.0 किसका प्लेटफॉर्म है। तो देखो मध्य प्रदेश सरकार ने एक राज्य सहकारी पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी गवर्नमेंट से नागरिक, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी गवर्नमेंट से जो अपने कर्मचारी है, उन तीनों को सुविधा प्रदान करने के लिए MP स्टेट कोऑपरेटिव पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, D वाला इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस योजना या नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत मिशन मोड परियोजना का संग्रह इस नाम से जाना जाता है। तो देखो भैया नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखो 18 मई 2006 के दिन, कब, 18 मई 2006 के दिन भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में
ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एनईजीपी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को लॉन्च किया था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में गवर्नेंस की सेवाओं का विस्तार करना। अब इसमें उन्होंने पहले 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट लिए थे। मिशन मोड प्रोजेक्ट यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि सेक्टर्स, जैसे स्वास्थ्य ले लिया, एजुकेशन ले लिया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया, ऐसे करके उन्होंने 27 प्रोजेक्ट चुने थे कि इसमें हमें अभी ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। फिर 2011 में इसमें 4 और जोड़े गए, तो वर्तमान में 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत आते हैं? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत आते हैं। और ये भैया नेशनल 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या इसमें वृद्धि हुई है, उन सभी की जानकारी हमें सारांश नामक एक पोर्टल पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? सारांश नामक एक पोर्टल पे मिलती है। तो भैया उसके संग्रह को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, सारांश कहा जाता है। ई प्रमाण भी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत ही बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप अपनी कोई सी भी आइडेंटिटी वगैरह क्या कर सकते हैं? ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो याद रखना है, ई प्रमाण भी किसके अंतर्गत है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत ही बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक और बात याद रखना कि इसके अंतर्गत 6 कंपोनेंट्स हैं एनईजीपी में, यहाँ भी पूछा गया है। 6 कंपोनेंट्स या 6 घटक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एचडीसी स्टेट डाटा सेंटर, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। फिर उसके बाद आप सभी को पता है स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ये किसके अंतर्गत हैं? एनईजीपी के। इसके अलावा 3 है, एनएसडीजी, फिर उसके बाद एसएसडीजी और उसके बाद एमएसडीजी। ये 3 भी किसके अंतर्गत हैं? तो एनईजीपी के कंपोनेंट्स। एनएसडीजी का मतलब नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, एसएसडीजी का स्टेट ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, एमएसडीजी का मोबाइल सर्विस डिलीवरी गेटवे। तो ये भैया एमपीपीएससी में पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन सा कंपोनेंट नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का नहीं है? तो अधिकतर व्यक्ति एमएसडीजी पर राइट आंसर लगा के आए थे। परंतु आपको याद रखना है, मोबाइल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे भी किसके अंतर्गत आता है? एनईजीपी के अंतर्गत ही आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित या फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग मानकीकृत वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर पर पढ़ा और समझा जा सके। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर पूछा है कि वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम कंप्यूटर पर कोई सी भी सामग्री को आसानी से पढ़ सकें। तो भैया इन वेब पेजेस को बनाने के लिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? तो देखो भैया, लिंक्डइन आप सभी इस्तेमाल करते होगे, प्रोफेशनल्स के लिए है। यहाँ पर हम नौकरी वगैरह की खोज करते हैं और यहाँ पर आप जैसे मैनेजर है किसी कंपनी का, उससे बात भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक सामाजिक नेटवर्क को स्थापित कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। रेडिट भी एक वेबसाइट है जो सोशल नेटवर्किंग में इस्तेमाल होते हैं। इंस्टाग्राम तो आजकल सभी इस्तेमाल करते हैं, प्यार ढूंढने के लिए, कोई व्यक्ति कोई नॉलेज ढूंढने के लिए, इन सभी के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भी एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। परंतु गूगल क्या है? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल। कुछ अदर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं तो ट्विटर भी आजकल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बन गया है। फिर उसके बाद फेसबुक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो फेसबुक है वर्तमान में। फिर टेलीग्राम सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वर्तमान में बन चुके हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूज़र इंटरफेस होता है। तो देखो भैया, सबसे पहले तो याद रख लेना, यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कि सर जो यूज़र और मॉनिटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। किसका काम करता है? इंटरफेस का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब जो यूनिक्स है वहाँ कैसा है? कमांड आधारित इंटरफेस सेवा है, यानी कमांड बेस्ड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है? जैसे आपने सबसे पहले आपसे इनसे पूछा कि PSC बाय DC सर की टेस्ट सीरीज कितने रुपए की है, तो ये आपको पहले उसी का उत्तर देगा। फिर पूछेगा कि उनके कोर्स की क्या प्राइस है, तो आपको दूसरे नंबर पर उसका, यानी कमांड वाइज यह आपको आंसर करता है कि पहले जो पूछ लोगे वहाँ उसका ही आंसर करेगा, उसके बाद दूसरा आंसर देगा दूसरी कमांड का। तो यह कैसा है? कमांड आधारित एक इंटरफेस है। कुछ और कमांड आधारित है, जैसे विंडोज़ भी कमांड आधारित है। आपको याद रखना है कि विंडोज़ भी कैसा है भैया? तो कमांड आधारित है, याद रखना है। 1 मिनट रुक जाओ।
विंडोज़ भी कैसा है, कमांड आधारित इंटरफेस सेवा, ये भी याद रख लेना। विंडोज़ के अलावा आपको याद रखना है लिनक्स, फिर मैकओएस, तो ये सभी कैसे हैं, तो ये सभी कमांड बेस्ड इंटरफेस पर काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। IMPS विभिन्न ई कॉमर्स लेन देन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला डिजिटल भुगतान पद्धति है। IMPS का पूर्ण रूप क्या है, तो देखो IMPS आजकल जैसे ई कॉमर्स में आप स्कैन वगैरह करके पैसे ट्रांसफ़र करते हो, तो उसमें मेनली किसका इस्तेमाल किया जाता है, IMPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो IMPS का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा हुआ है, तो इसका पूर्ण रूप है भैया इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो देखो सबसे पहले आता है वाइट, ठीक है, फिर आता है KB, फिर आता है MB, फिर आता है GB और GB के बाद आता है TB। और यहाँ पर पूछा है कि 1 टेराबाइट में कितने MB, तो देखो 1024 यहाँ पे हो गए, 1024 यहाँ पे हो गए, तो 2 बार 1024, तो 1024 इंटू 1024 क्या हो जाएगा, MB बराबर 1 TB हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला 1024 इंटू 1024। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा को एक ऐसे रूप में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है जिसे मशीन आसानी से समझ सके। देखो भैया, मशीन आप सभी को पता है कि लो लेवल लैंग्वेज को समझ पाती है। अब आजकल के जो प्रोग्राम्स है वहाँ किस में लिखाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखाते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लिए मेनली हमारे यहाँ कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपको याद रखना है मेनली जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं वो मशीन लैंग्वेज को समझ सकते हैं, और मशीन लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा वगैरह क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझ पाता है तो उसको बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। असेंबलर का सर इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो असेंबली लैंग्वेज जो कि कैसी है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करने के लिए किसका, असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है मेनली। और यहाँ पर पूछा था हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका, तो इसका राइट आंसर क्या होता, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मशीन की क्षमता को मानव स्तर की बुद्धिमत्ता से मेल खाने का परीक्षण करने के लिए किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पर पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में कौन सी मेथड का इस्तेमाल ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस और मशीन एबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए मेनली ट्यूरिंग टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। देखो ट्यूरिंग टेस्ट में क्या होता है कि एक होती है मशीन, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, दूसरा होता है मानव ह्यूमन, और तीसरा भी कौन होता है, ह्यूमन होता है। यानी 3 इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब ये ह्यूमन ने कमांड दी कि भैया मेरा जैसे कि कलर कौन सा है फेवरेट, तो ब्लू बोल दिया, तो यही मशीन को बोला कि भैया मेरा कलर क्या है, फेवरेट ब्लू है। फिर इसको बता दिया मेरा फेवरेट जो वर्ड है वो 1 है, इसको भी बता दिया 1 है। अब दोनों से यह प्रश्न पूछेगा, कभी दोनों ने सेम उत्तर दिया यानी मशीन क्या हो गई, ट्यूरिंग टेस्ट में पास हो गई, वह मानव जैसी इंटेलिजेंसी रखती है। तो इसके लिए मेनली ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है, जिसको किसने विकसित किया था, एलन ट्यूरिंग द्वारा किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक आप सभी को पता है जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। AI में NLP का पूर्ण रूप क्या है, तो देखो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में NLP का पूर्ण रूप पूछा है। तो NLP का पूर्ण रूप क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एक मिनट रुक जाइए। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है कि आपकी जो मानव की भाषा है वह मशीन आसानी से समझ ले, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, NLP का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने एलेक्सा वगैरह देखे होंगे, कभी कभी आप एलेक्सा से बोलते हैं कि एलेक्सा मुझे ये साउंड या यूट्यूब का ये गाना प्ले कर दे, तो एलेक्सा आपकी बात समझ जाती है और क्या कर देती है, आपके सामने गाना प्ले कर देती है वो वाला। तो उसके पीछे कौन सी साइंस है, तो उसके पीछे है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना नहीं है, तो यहाँ पर पूछा है भैया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न कौन सा नहीं है। तो देखो उमंग आप सभी को पता है एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। जैसे आपको आधार कार्ड बनवाना हो, या आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, या आपको बिल पे करना हो, तो वहाँ उसके लिए कौन सा एक प्लेटफॉर्म बना गया है, उमंग।
फिर देखो माई स्कीम, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनका फ़ायदा लेने के लिए माई स्कीम पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया। फिर ओपन फोर्ज एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप अपने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनते हैं, वहाँ ओपन फोर्ज के तहत बनाए जाते हैं। फिर देखो संकल्प नाम का कोई भी ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई नाम मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई थी? तो देखो ई नाम का पूर्ण रूप क्या होगा है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मिशन। क्या होगा है, नेशनल एग्रीकल्चर मिशन। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भैया किसानों की जो भी उपज होती है उसे आप ऑनलाइन माध्यम से विक्रेता को बेच सकते हैं, जिससे किसान का क्या हो, लागत में कमी आए। तो इसके लिए मेनली नेशनल एग्रीकल्चर मिशन को लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 2016 को। कहाँ से, भोपाल की लक्ष्मी नारायण मंडी, जिसे करौंद मंडी भी कहा जाता है, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। ये फॉरेस्ट मेंस का जो 2024 का एग्ज़ाम था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखना। अगले प्रश्न पे आते हैं। IPv4 तथा IPv6 एड्रेस स्पेस निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर IPv4 और IPv6 का उन्होंने पूछा है कितने बिट का यहाँ होता है। यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है उसका साइज रहता है 32 बिट का, और 6 का कितना रहता है, 128 बिट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, डी वाला। याद रखना, आपके एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर याद रखना, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। शोधकर्ताओं वैज्ञानिक द्वारा उपयोग की जाने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट निम्न में से कौन सी है? अब देखो यहाँ पर साइंस स्पेस आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये साइंटिस्ट ही सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ पर रिसर्च आ रहा है, तो सर इसको भी इस्तेमाल करते होंगे, यानी 1 और 3 तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या 1 और 3? नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या लगा के आना था, ऑल द अबव आंसर आप ऐसे लॉजिक से भी लगा सकते हो। तो एपरनिकस नामक सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल भी आपको याद रखना है, कौन करते हैं, साइंटिस्ट और रिसर्चर मुख्य रूप से करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ई गवर्नेंस में उमंग का पूर्ण रूप क्या है? तो उमंग आपको याद रखना है एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आप गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उमंग का जो पूर्ण रूप है वह है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। तो याद रखना है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग का पूर्ण रूप है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वचालित कार्य निम्न में से किस मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल सबसे अच्छा उदाहरण है? तो देखो भैया सेल्फ ड्राइविंग कार्स आप सभी को पता है कि एलन मस्क की एक कंपनी है टेस्ला, उसके द्वारा सेल्फ ड्राइविंग कार्स को विकसित किया जा रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होगी कि सेल्फ ड्राइविंग कार अपने अनुभव के माध्यम से चीज़ें सीखेगी। जैसे मान लो कि वहाँ एक रोड पे जा रही है और 1 किलोमीटर वहाँ बाएं ओर मुड़ती है, तो भैया कार अपने अनुभव से सीख गई कि 1 किलोमीटर कभी इस रोड पे जाऊंगी तो मुझे 1 किलोमीटर बाद मुड़ना है। 200 मीटर बाद एक गड्ढा आता है, तो कार ने अपने अनुभव से सीख लिया कि 200 मीटर के बाद मुझे ब्रेक लगाना है क्योंकि आगे गड्ढा आता है। तो इसमें जो तकनीक इस्तेमाल होती है उसका नाम है रेनफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक। तो याद रखना सेल्फ ड्राइविंग कार्स में मेनली रेनफोर्समेंट लर्निंग का तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गाड़ी अपने पिछले अनुभवों से सीखती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ई गवर्नेंस में ई टाल का कार्य क्या है? तो देखो भैया ई टाल का काम क्या है, यहाँ पर टी आ रहा है तो टी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन से ही संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, ई गवर्नेंस परियोजनाओं के ई ट्रांजैक्शन पर सांख्यिकी का प्रसार करना ई टाल का कार्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पेटा फ्लॉप्स किसके समतुल्य होता है? तो देखो पेटा में आता है 15, तो यहाँ पर 15 कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है। तो 10⁻15 फ्लॉप क्या होती है, एक पेटा फ्लॉप की वैल्यू होती है। अगले प्रश्न में चलने से पहले मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि भैया 999 में अभी भी मिल रहा है, कुछ भी नहीं तो जैसे आपकी मान लो एक यूनिट नहीं पढ़ाई है, दूसरी नहीं पढ़ाई है, चौथी नहीं पढ़ाई है, जो यूनिट नहीं पढ़ाई है उनका आज भी आप रिवीजन कर सकते हैं। 999 ज़्यादा नहीं है, इन्वेस्ट है, प्रॉफिट ज़रूर होगा। PDF आपको पूरी मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल पूरा मिलने वाला है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने में अभी भी देरी मत करो, क्योंकि आप रिवीजन मोड पर हो, तो रिवीजन मोड के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाईमैक्स तकनीक में IEEE मानक पर आधारित है। तो भैया बाईमैक्स तकनीक क्या है?
तो बाईमैक्स का पूर्ण रूप आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको बता देता हूँ बाईमैक्स तकनीक में क्या होता है। जब अधिकतम दूरी पर आपको इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर दी जाती हैं तो वह हम बाईमैक्स तकनीक के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इसमें IEEE एक मानक होता है, उसकी वैल्यू आपको याद रखना है 802.16 802.16 उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सोशल कॉमर्स ई कॉमर्स का एक है, तो आपको याद रखना है सोशल कॉमर्स ई कॉमर्स का एक सबसेट है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सी ब्लॉग सेवाएं हैं? तो ब्लॉग यानी इंग्लिश में बोले तो बेब धन लोग, इसका पूर्ण रूप होता है ब्लॉग का। क्या? बेब धन लोग। इसमें क्या होता है, जैसे आपके कुछ भी विचार हैं उसको आप इंटरनेट पर प्रकाशित करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, ब्लॉग बोला जाता है। तो मेनली वर्डप्रेस बिल्कुल सही, ब्लॉगर बिल्कुल सही, विंडो लिव स्पेस बिल्कुल सही, लाइव जनरल बिल्कुल सही, यानी ये सभी कंपनियां हमें ब्लॉग की सर्विसेज प्रदान करती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर नहीं है? अब स्पैम क्या होता है? स्पैम होता है भैया अनाधिकृत रूप से आपको मैसेज पहुंचा रहा है बिना आपकी जानकारी के, और 100 से अधिक मैसेज आपको पहुंचा रहा है बिना जानकारी के, उसे क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। अब एंटी स्पैम क्या होगा कि सर जो मैसेज आ रहा है उनको रोकने के लिए एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर बनते होंगे, तो आप देखोगे कि उसमें अधिकतर स्पैम शब्द आएगा। तो देखो डी स्पैम बिल्कुल सही, फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्पैम ऑसिन बिल्कुल सही, फिर देखो फिल्टर, तो हाँ जो मेरे काम के मेल है या जो मेरे को ऑथेंटिक रूप से मेल पहुंचा रहा है वही फिल्टर करके मेरे पास पहुंचाएगा, तो ये भी एंटी स्पैम के रूप में कार्य करता है। पर ML की पैम नामक कोई भी एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो याद रखना है इसे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। C2C ई कॉमर्स है, निम्न में से कौन सा C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स एक सर्विस है? तो eBay और पेपाल दोनों ई कॉमर्स सर्विसेज से C2C, ई कॉमर्स हट गया है परंतु याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो भैया आप सभी को पता है कि 1970 के दशक में हमारे यहाँ क्या हुई थी, ई गवर्नेंस सुविधा की शुरुआत हुई थी। ये मैंने जब आपको ई गवर्नेंस पढ़ाया था उसमें बताया था। उसके बाद निक 1976 1987 में निक नेट, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। सक्रिय उपयोगकर्ता द्वारा सबसे बड़ी सोशल मीडिया है, यानी यहाँ पर पूछा कौन से सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र है, तो उसका नाम है भैया फेसबुक। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट का उन्होंने पूर्ण रूप लिख रखा है, तो इसमें हमें खोजना है। तो देखो कृषि में आप देखोगे एग्रीकल्चर आ रहा है तो यहाँ पर ए आएगा, तो यानी फर्स्ट का कौन सा होगा, बी। रिटेल में आर आएगा तो यहाँ पर आर आ गया, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, राइट आंसर सी वाला। लॉजिस्टिक वाला तो देखिए सर थर्ड वाले का फोर्थ है, ये वाला हो जाएगा। अप्रैल का क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। तो आंसर कौन सा है हमारा, सी वाला। तो आपको कभी दो भी ऑप्शन मिल रहा है तो ऐसे मेजदा कॉलम में दो ऑप्शन भी आप करेक्ट करके आंसर सही लगा सकते हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। की लॉगर्स होते हैं, तो देखो की लॉगर्स एक प्रकार का हार्डवेयर भी होता है और एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी होता है, यानी दोनों यहाँ होता है। की लॉगर्स में मेनली क्या होते हैं कि आपके पासवर्ड या आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए की लॉगर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जैसे आप कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे आपने ए लिखा तो क्या हो जाता है, वह रिकॉर्ड हो जाता है या सेव हो जाता है। तो आने वाले समय में जैसे आपके कंप्यूटर से कुछ चुराना है तो वह की लॉगर के तहत उसको क्या मिल जाएगा, पासवर्ड मालूम पड़ जाएगा। तो की लॉगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की तरह हमारे यहाँ कार्य किए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को ई गवर्नेंस में कौन मदद करता है? देखो पहले भी आया था थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी ड्राइवन के लिए, तो मेनली वहाँ कौन, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि कब बना था, 1976 में बना था। कौन सा रोबोट मनुष्य के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति का अनुकरण करता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है किसका, ह्यूमन गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन की देता है कौन सा रोबोट, तो कौन सा देता है, सोफिया। आप सभी को पता है हैंसन रोबोटिक्स द्वारा सोफिया नामक रोबोट बनाया गया था, 2016 में लॉन्च किया था। IIT इंदौर में आया था, पर्यावरण के ऊपर अपने लेक्चर इसने दिए थे। तो सोफिया मेनली एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अधिकांश मॉडर्न प्रिंटर किस पोर्ट से जुड़े होते हैं? तो अधिकांश मॉडर्न प्रिंटर आपको याद रखना है ईथरनेट पोर्ट और PS2 पोर्ट से जुड़े होते हैं। ईथरनेट पोर्ट का इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने में भी किया जाता है। साथ साथ PS2 पोर्ट हमारे जो माउस और कीबोर्ड होते हैं उसे लगाने के लिए कंप्यूटर में PS2 पोर्ट का इस्तेमाल होता है। अब मॉडर्न प्रिंटर्स में आजकल ईथरनेट पोर्ट और PS2 पोर्ट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं।
एलन मस्क की सैटेलाइट का नाम क्या है? तो एलन मस्क आप सभी को पता है, उसने अपनी एक सैटेलाइट कंपनी बनाई है जिसका उद्देश्य क्या है कि भैया सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है। तो उसका नाम आपको सभी को याद रखना है, स्टारलिंक उसकी कंपनी का नाम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको याद है एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इलेक्ट्रिक डायोड। लाइट इलेक्ट्रिक डायोड क्या होता है? तो सर लाइट इलेक्ट्रिक डायोड में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत होती है उसे हम किसके फॉर्म में बदल देते हैं? उसको हम लाइट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही हमारा क्या है? मेनली एलईडी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। यानी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वह क्या करती है? लाइट उत्पन्न करती है। जैसे आपकी टीवी, तो टीवी आप सभी को पता है एलईडी बोलते हैं, तो उसका पूर्ण रूप क्या है? लाइट इलेक्ट्रिक डायोड। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी वह प्रोसेस पूछ रहा है जिसमें क्या करते हैं, सीक्रेट रूप से कैप्चर और नेटवर्क ट्रैफिक का एनालिसिस करने के लिए, तो उसका शब्द होता है स्नूपिंग। स्पूफिंग यानी क्या होता है? स्पूफिंग में होता है कि जानकारी छिपाकर वह मैसेज कर रहा है। यानी जैसे आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, परंतु आप वेबसाइट के थ्रू उसको मैसेज कर रहे हो, उसे मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि ये मैसेज मुझे किस नंबर से आ रहा है, तो आप वो क्या बोलते हैं? स्पूफिंग बोलते हैं। फिर ई वेब्स ड्रॉपिंग क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी को सुनना या पढ़ना उसकी बिना जानकारी के क्या होता है? ई वेब्स ड्रॉपिंग होती है। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है? जिसे डीओएस के फॉर्म में भी जानते हैं। जैसे आपकी कोई वेबसाइट है तो उसको क्या करते हैं? उसके ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विस यानी अनधिकृत रूप से उसमें स्टॉपेज लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होती है? आपकी वेबसाइट धीमी हो जाती है। तो आप कोई सी भी सर्विस लोगों को प्रदान नहीं कर पाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड निम्नलिखित में से यह भी कहा जाता है। तो जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हो तो वह एक प्रकार की क्या है? प्लास्टिक मनी है। प्लास्टिक के रूप में होता है ना, आप एटीएम वगैरह चले जाते हो पैसे निकाल ले तो वह क्या है? एक प्रकार की प्लास्टिक मनी भी है। फिर अगला प्रश्न है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर पूछा है कि यूएसएसडी जो बैंकिंग बेस्ड एक सर्विस है उसके लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट किसकी है? तो उसके लिए आपको केवल मोबाइल आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? आपके पास मोबाइल होना चाहिए, भले ही उस मोबाइल में क्या हो, इंटरनेट भी ना होगा, तब भी यूएसएसडी के द्वारा आप मोबाइल बैंकिंग कर पाओगे। तो मैंने क्या बताया भैया? इंटरनेट सुविधा के बिना एक बुनियादी मोबाइल सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो आपको याद रखना, यह भारत के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा इसे बनाया गया है या तैयार किया गया है। लॉन्च कब? 18 मई 2006 के दिन। कितने मिशन मोड प्रोजेक्ट? तो 31। कंपोनेंट कितने? 6। तो ये सभी आपको याद रखना। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो उसमें क्या बोलते हैं? UADAI बोलते हैं आधार के शॉर्ट फॉर्म को। तो UADAI यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर /UADAI.gov.in, यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और इन यानी इंडिया। ठीक है, तो ये सभी याद रखना किसके लिए? आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाने के लिए। तो देखो दोस्तों, आज के हमारे प्रश्न 50 यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब आपको 2 प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। MPEG का पूर्ण रूप क्या है और AI का जनक किसे कहते हैं? इसका पार्ट 2 कल वापस से अपलोड किया जाएगा। आज पार्ट 1 में अपलोड कर दूंगा। डेली 50-50 प्रश्न अपन आएंगे, 10 दिनों तक लाएंगे तो आपके 500 प्रश्न आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। टाइमिंग कम रखना है हमें, इसलिए मैं 50-50 लेक्चर के फॉर्म में लेके आ रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ सको और जो यूनिट 9 का आपका डर है उसे निकाल सको। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। साथ में बताना कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो मिलेंगे हम कल के लेक्चर में वापस से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।